नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 की मैथमेटिक्स आपके लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। हम यहाँ पे 13.3 चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जिसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और आपसे आसानी से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, ऐसी हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे हमारा जो भी लेक्चर होता है, जो भी क्लास होती है, उसको लाइक जरूर कर दें, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो जल्दी से आप एक बात समझ लीजिए कि मैंने क्या क्या बताया था लास्ट में, फटाफट से उसका एक रिवीजन करवा देता हूँ। कि मैंने आपको बताया था कि 13.1 या 2 जो है उसमें हम नॉर्मल मैट्रिसेस की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिसेस का। या मैं बात करूं यहाँ पे कि सिंपल जो है हमारा किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, या जो भी हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, चाहे वो प्लस करना हो, माइनस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स लिए थे, जिसके बेसिस पे आप पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेने वाला हूँ, जिससे कि आपको इजीली और आराम से आप इफेक्टिवली तरीके से उसको जो है पूरे के पूरे चैप्टर को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई हो या आरबीएसई, अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एनसीईआरटी जो है वो सफिशिएंट है बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक जो है वहां से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस चीज को बिना देरी किए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज, और दूसरा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। ठीक है, इन दोनों बातों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार जो है आपके लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके लिए कट गया है। मतलब 13.4 जो एक्सरसाइज है आपकी वो पूरी तरीके से डिलीटेड है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बच जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रांसपोज या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक से ही थर्ड चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% बनेगा। क्योंकि या तो बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, या फिर आपका क्या होता है ट्रांसपोज या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से ही क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए जल्दी से ट्रांसपोज को देखते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज अगर बात करूं मैं, तो ट्रांसपोज को अगर मैं डिस्कस करूं, तो ट्रांसपोज में हम यहाँ पे सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स जो होती है, अगर कोई भी एक सिंगल ए जो है मैट्रिक्स, वो क्या होता है हमारा ए मैट्रिक्स जो है, उसको हम यहाँ से दिखा देते हैं कि ए ट्रांसपोज दिखा देते हैं। ये इस तरीके से इसको दिखाने का तरीका है, या तो ए ट्रांसपोज लिख लेंगे हम, या फिर क्या लिख लेंगे यहाँ पे, या तो ए ट्रांसपोज लिख लेंगे, या इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे डैश लगा के। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये ए जो है इसका क्या है, ट्रांसपोज है। इसलिए आप इजीली आप इसको बता सकते हैं। ये तो इसका हुआ रिप्रेजेंटेशन कि किसी भी चीज को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना है, हमें बहुत डिटेल चीजें नहीं करनी, हमें वो चीजें करनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज या ए डैश से आपको दिखा हुआ मिलेगा कहीं पे भी। अगर कोई भी मैट्रिक्स मैंने लिया, उसका ट्रांसपोज मुझे लिखना है। अगर मैंने ए कोई मैट्रिक्स ली, वो लिखा मैंने 1 2 3, और यहाँ पे क्या हुआ 3 5 7 9 5 2, इस तरीके से कोई भी एक मैट्रिक्स मुझे दी हुई है। इस मैट्रिक्स को मुझे क्या लिखना है, ए का ट्रांसपोज लिखना है। तो ए का ट्रांसपोज कैसे लिखूंगा, आगे देखिएगा। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख रहा हूं मैं, ए का ट्रांसपोज, या इसी तरीके से इसको मैं एक और तरीके से दिखा सकता हूं, वो होगा मेरा ए डैश, जो मैंने आपको बता दिया। किसी भी तरीके से आप शो कर सकते हैं। वैसे जनरली क्या करते हैं, ए डैश से शो कर देते हैं, बार बार आपको टी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर एक डैश लगा दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है। क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है। जो यहाँ पे आपका रो है, अब वो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 1 2 3, यहाँ पे क्या है हमारा रो है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 2 3 क्या बन जाएगा हमारा, कॉलम बन जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, कुछ भी बड़ी बातें नहीं करनी है। आसानी से जो आज भी इस चीज को समझेगा, आज से भी पढ़ना शुरू करेगा, उसको भी पूरी तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, ये वाला जो रो पार्ट है हमारा, वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, 3 5 और 7 बन जाएगा। अगर बात करूं इस वाले रो की, तो ये क्या बन जाएगा 9 5 और 2 बन जाएगा। आप सिंपली क्या किया, आपने एक रो को कॉलम बना दिया, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा जो फर्स्ट कॉलम था, देखो यहाँ पे, वो यहाँ पे अब रो बन चुका है। या मैं बात करूं फर्स्ट रो की, अब वो क्या बन चुका है, फर्स्ट कॉलम बन चुका है। तो हमने क्या किया, बेसिकली रो और कॉलम के बीच में क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो सिंपली ये ए जो है किस में चेंज हो गया हमारा, ए के ट्रांसपोज में चेंज हो गया। पर आसानी से हमें इस चीज को समझना है, बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा हमें ट्रांसपोज लिखना आना चाहिए। रो और कॉलम के बीच में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। समझ में आया आपको कि रो जो है वो क्या बन गई, अब कॉलम बन गया, और जो कॉलम है वो क्या बन गई, अब रो बन गया। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि और थोड़ी सी बेसिक क्लैरिटी आ जाए आपको। ये मैंने लिया यहाँ पे 3 by 3 का मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं
यहाँ पे 2157 कोई मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, 2517 2/2 इसका ऑर्डर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ जो अपनी रो होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है उसी से हम क्या करते हैं R/C करके उसका ऑर्डर लिखते हैं। अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिखना है, मुझे ए ट्रांसपोज लिखना है, तो क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे ये क्या है 25 इस तरीके से जाते हैं तो ये क्या होता है कॉलम, और यहाँ से ये जाते हैं तो क्या होता है रो होता है। रो को क्या बनाना है हमें, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ट्रांसपोज में आप चाहें तो इसको टी ना लिख के और डैश लिख सकते हैं जिससे कि आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हो गया हमारा 25 और ये क्या बन गया हमारा 17। तो ये सिंपली इसका क्या हो गया, ए का क्या बन चुका है, अब ये ए का ट्रांसपोज बन चुका है। तो आराम से आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट इसके बारे में कुछ जो है प्रॉपर्टीज भी हैं जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आपको नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे बेसिकली आप किसी स्केलर को जो है ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आपका क्या आता है के ए डैश ही आता है, क्योंकि स्केलर को मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क मैट्रिक्स पे नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पे ए डैश के साथ ए के ट्रांसपोज के साथ उसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वापस आपको क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। ऐसे बेसिक जो आइडेंटिटीज हैं आपको नॉर्मल जो है वो पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आप आसानी से पूरी चीजों को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर किसी भी दो ट्रांसपोज है, किसी के ए डैश प्लस बी डैश है, अगर इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ पे अगर इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, ए बी का क्या मिल जाएगा, हमें ट्रांसपोज ही मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो भी हमें इनका टोटल जो सम है, इनका जो सम है वो उसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के हमारे पास ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। या मैं बात करूं सिंपली कि अगर मान लीजिए हमें दो ये जो प्रॉपर्टीज हैं अगर इनको मैं कंसिडर करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप प्लस या वो करके आप आसानी से देख सकते हैं किसी भी चीज को ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। प्लस करने पे क्या होता है, आप सिंपली बता सकते हैं कि ए प्लस बी है तो ए प्लस बी के साथ क्या लिखेंगे आप, ए प्लस बी लिखा, ये अगर आप करना चाहें तो ये ट्रांसपोज हो गया, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमने मैट्रिसेस के बहुत ही सिंपल कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो होते हैं, हमारे सिंपल जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही यहाँ पे ट्रांसपोज की बात। अगर मैं बात करूँ बहुत बेसिक से, मैंने दो एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ अब सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है एक तरह से किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी क्या होता है, ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, एम और एन का वैल्यू क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि उसका ऑर्डर जो है वो क्या रहने वाला है, कौन सा ऑर्डर रहने वाला है, सेम ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज का क्या होगा, ये हमेशा कौन सी मैट्रिक्स का ही पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। कौन सी मैट्रिक्स का पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है और कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकती। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, पहले बता दूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो ए जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है, तो उसको क्या कह देते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। सिंपल, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ए जो है कोई भी मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के साथ जाके इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। अगर मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी चीजों को समझना है जिससे कि हम इफेक्टिवली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, तो वो किस चीज के इक्वल होता है, यहाँ पे ए जो होता है वो माइनस ऑफ ए डैश के इक्वल होता है। अभी एग्जांपल लेके आपको इसके बारे में बताऊंगा भी सही, तो आपको सिंपल 3-4 बातें जो है वो इंपॉर्टेंटली ध्यान रख ली है, सीधा आपका स्क्यू और सिमेट्रिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस बात की कि आप आसानी से इसको कैसे कर सकते हैं। सिमेट्रिक जो है वो इसकी इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको कि उसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। और दूसरी चीज यहाँ पे m जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, n के इक्वल हो जाता है। और तो सिंपली आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि a जो है वो a के ट्रांसपोज के इक्वल है और a जो है यहाँ पे माइनस a के ट्रांसपोज के इक्वल है, मतलब माइनस ऑफ अगर आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अगर मैं कोई एग्जांपल की बात करूं तो अगर सिंपली कोई भी एग्जांपल लेना चाहें अपन, अगर बुक का ही कोई एग्जांपल ले लें तो आप देख सकते हैं कि बुक का एग्जांपल, कोई भी बुक का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपने पास इसमें सिंपली एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप इसको आराम से समझ लें, इसको नोट डाउन कर लें। ये कुछ ही चीजें हैं जो कि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट लेवल पे क्लियर कर सकती है। आप बिल्कुल भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। अगर बात करें आगे इसी में, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कोई भी एग्जाम्पल उठा के आप ले लीजिए, अगर बुक का ही एग्जाम्पल ले ले जिससे कि आपको अच्छे से रेफरेंस मिल जाए, तो यहाँ पे a इक्वल टू जो है वो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है √3 और यहाँ पे है हमारा 2 3
और अगर बात करें आगे तो ये लिखा हुआ है 2 -15 और -1, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 -1 और 1। तो इसको अगर अपने को प्रूव करना है कि ये, इसको बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो अपने को क्या बोला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ए जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यस और नो? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी, वो जब ए जो है ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। तो चलिए इसका ट्रांसपोज देखते हैं। ए का ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया हमारे पास, क्या करना है, रो को क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। सिंपल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1% भी बच्चों, बिल्कुल एकदम आपको 1% भी टेंशन जो है इसमें नहीं होगी, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं आज के बाद। अगर इस पूरे के पूरे लेक्चर को आप अच्छे से देखें, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ें इसको, तो आसान रह जाएगा आपके लिए। 3 -1 और 1, अब आपका ये बन गया है, क्या बन गया, जो रो था वो क्या बन चुका है, कॉलम बन चुका है। देखिए ये रो था, ये कॉलम बन गया, ये रो था, ये कॉलम बन गया, ये रो था, ये कॉलम बन गया। सिंपल, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है। आप देखो √3 2 3 यहाँ पे भी है, √3 2 3 यहाँ पे भी है। इसको मैंने चेंज करके ऐसे लिख दिया, फिर भी ए जो है ए के ट्रांसपोज के ही इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये मैट्रिक्स है ये बिल्कुल एकदम किसका एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक का ही एग्जाम्पल है। अभी इसकी सिमेट्रिक को भी डिस्कस करेंगे अपन, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, आप आसानी से जो है सिमेट्रिक बता सकते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, इसका ऑर्डर जो है देखिए 3/3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी 3/3 है, ये भी क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बता सकते हैं। और किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर अगर चेंज है, जैसे 2/3 की मैट्रिक्स है, उसमें अगर आपको सिमेट्रिक बताना हो तो आप नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि m जो है वो n के इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। चलिए अभी एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है हमारे को, a = क्या होना चाहिए, -a का ट्रांसपोज अगर हो गया तो क्या होगी वो मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। यस और नो? स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब a जो है a के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और वो भी नेगेटिव ऑफ a का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आप देखें तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 E F, और यहाँ पे लिखा हुआ है -E -F। ठीक है, ये E है, -E -F और -G 0 0, और यहाँ पे आप देखेंगे G। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई हो, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो ये -E है, आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे A जो है वो इसके इक्वल दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके ट्रांसपोज की, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, वही सिंपल, रो को कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 0EF है, इसको ऐसे लिखा 0EF, यहाँ पे लिखा -E 0G, और यहाँ पे लिखा -F -G, और क्या लिख दिया 0। आपको ट्रांसपोज मिल गया यहाँ पे। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर केवल और केवल डिफरेंस किसका है, माइनस का डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, माइनस को कॉमन लेके अगर हम लिखें, अगर माइनस को बाहर निकाल लें, माइनस को कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमारे पास 0EF, यहाँ आया -E 0G, और यहाँ पे आया मेरे पास -F -G, और ये क्या आ गया 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही माइनस को कॉमन लिया, सेम यही मैट्रिक्स यहाँ पे बन चुकी है। देखिए सेम की सेम मैट्रिक्स यहाँ पे बन चुकी है, मतलब A जो है वो A' के एकदम इक्वल हो गया, लेकिन क्या आया एक्स्ट्रा, माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा आया, तो ये माइनस दिखा दिया। तो ये ऐसी मैट्रिसेस को क्या कहते हैं अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोला जाता है ऐसी मैट्रिसेस को। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो होता है हमारा सिमेट्रिक का A जो है वो A के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, A जो है यहाँ पे -A के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। ये दो बातें अगर आपको पता है तो इसका क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो ये हमारे पास बेसिक जो है मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो चैप्टर 3 में बस कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके अर्थमेटिक जो है सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको आनी चाहिए मैट्रिसेस के लिए, जैसे प्लस करना हो, माइनस करना हो, या मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, या मैं बात करूं आपको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए कि कैसे रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारा एक एलिमेंट आता है पहला। तो ये सब चीजें आपको बेसिकली आपको हर बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैट्रिसेस का जो पार्ट है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी प्रैक्टिस करेंगे अभी क्लास में, और बाकी मैं आगे एक और क्लास बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट एक और क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम जो है फर्दर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, डिटरमिनेंट की तरफ। तो मैट्रिसेस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही मैं आपको बेसिक लेवल से कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं कोई हाई लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ,
बेसिक क्वेश्चंस को लेके आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश हो रही है कि आप जो है आसानी से सारे क्वेश्चंस को समझ सकें और इजीली जो है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि फाइंड एक्स। ये मैंने बताया था आपको कि आप आसानी से कैसे जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा के, प्लस करके, माइनस करके कैसे आप मैट्रिसेस की वैल्यूज को निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइंड एक्स, एक्स आपको निकालना है, वाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि y क्या दिया हुआ है हमें, y इक्वल टू दिया हुआ है 3214, यस और नो। 3214 आपको दिया हुआ है y का वैल्यू, तो 2x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 1, 1 -302, मतलब रो में 10 है, -32 सेकंड रो में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जब आपको y आपको गिवन है तो आप उठा के इसमें रख देंगे y का वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू भी आपको कुछ दिया हुआ है 1 -3 और क्या दिया हुआ है 0 और 2 दिया हुआ है, यस और नो। तो यहाँ पे आप जैसे ही y का वैल्यू रखेंगे तो आप एक तरह से उसको उधर ले जाइए। क्या करिए, y को जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं वैसे क्या करते हैं कि 2x इक्वल टू क्या कर दीजिए आप, सीधा सीधा 1 3 0 और 2, और यहाँ पे माइनस में क्या लिख देंगे, y को लिख देंगे, यस और नो। माइनस में चला गया y उधर, और y का वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 0 3 2, ठीक है। ये माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का 3 है। अब यहाँ पे आया हमारा कितना है y, तो y कितना हो गया, माइनस का y कौन हो गया 3 2 1 और 4। अब सिंपल अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस वाला ऑपरेशन यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे। जैसे लगाइए यहाँ पे 1 -3 क्या हो जाएगा हमारा, 1 -3 इधर लिख लेते हैं या यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 -3 कितना हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा 2x के लिए वो आ जाएगा हमारा 1 -3 कितना हो गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 -2 क्या हो गया, माइनस का 2 आ गया अगेन। फिर -3 -1 कितना हो गया, माइनस का 4 आ गया। -3 -1 हमारा -4 हो गया। 2 and 4, 2 -4 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये माइनस का 2 है, माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सीधा सीधा 2x के अंदर इसका वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, उसके साथ डिवाइड में चल जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली x का वैल्यू आ जाएगा, x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू आया है हमारा क्या है, -2 -4 और -2, ठीक है। तो ये आसानी से हमने कर लिया, -3 -1 -4 2 -4, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। 0 -2 क्या हो गया, -2 हो गया। 1 -3 क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 किस में था, मल्टीप्लाई में था, तो नीचे चला जाएगा। दोस्तों आसानी से समझो, आराम से एक एक बात को क्लियर करते हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 2 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले वाले एलिमेंट के साथ 2 डिवाइड होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, दूसरे वाले में माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और 2 -2/2 कितना हो गया, वापस से माइनस का 1 आ गया। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। ये फाइनल हमारा आंसर होगा। चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से कि हमारे पास x का जो है क्या वैल्यू आ गया, ये आ गया। ये सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको ये पूरी की पूरी बातें समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। आप अच्छे से जो है पोस्ट करके इसको अच्छे से देख लें, और एक बार वापस से अगर आपको समझ नहीं आए तो वापस से आप पीछे जाके और आप समझ लें कि कैसे सर ने इसको 1/2 किया है, किस तरीके से हमारी वैल्यू निकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि फाइंड x एंड y इफ 2, यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है 130x, 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है, प्लस y102 5168 ऐसे करके मैट्रिक्स लिखी हुई है आपकी। सबकी सब 2/2 की मैट्रिक्स है। एक स्केलर जो है उसको एड ऑन किया गया है, यहाँ पे स्केलर को एड ऑन किया गया है। देखिए यहाँ पे स्केलर कौन है, यहाँ पे स्केलर जो है आपका वो है 2130x y102 5168। तो यहाँ पे 2 जो है आपका क्या है, एक स्केलर है। स्केलर को पहले क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 1 2 2 3 6 0 और 2x। ये बात समझ में आई होगी सबको। सीधा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये चीज प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में। इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया हमारा y। ये y को नहीं लिखेंगे, पहले उनको लिखेंगे 5 6 1 8 के साथ कौन माइनस होगा, ये वाली मैट्रिक्स माइनस होगी y। एक्चुअल में ये ऑपरेशन है y0 1 2, और माइनस नहीं बोलते डायरेक्टली, लेकिन हम लिखने का तरीका हमारा ये रहने वाला है। तो यहाँ पे देखें हमने तो 5 - y, और ये क्या बोला 6 - 0 मतलब कौन हो गया, 6 ही हो गया। अगर बात करूँ आगे 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ये एलिमेंट आ गया। 8 - 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सीधा सीधा इसमें ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर दिया, और सीधा इसको उधर ले जाके और सब्ट्रैक्ट कर दिया इस वाली मैट्रिसेस के साथ सारे एलिमेंट्स को। तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स हमें मिल गई। 5 - y 6 - 0 6
1 माइनस 1 0, 8 माइनस 2 कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको सीधा इसके साथ रख देंगे 2 6 0 और 2x। ठीक है, अब तो ये दोनों क्या करना है अपने को इक्वल मैट्रिक्स बनाना है। इक्वल मैट्रिक्स बनाते हैं, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 माइनस वाई के साथ कौन इक्वल है, 5 माइनस वाई के साथ इक्वल है हमारा 2, और 6 के साथ तो 6 इक्वल है ही, और 2x के साथ कौन इक्वल है 6 इक्वल है, और 0 के इक्वल 0 है ही। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को इक्वल किया तो y का वैल्यू क्या आया मेरे पास 2/5, और अगर बात करूं माइनस यहाँ से हटाऊं तो माइनस 2/5, तो किसका वैल्यू आ गया मेरा माइनस 2/5, तो y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर बात करो x का वैल्यू तो x का क्या आया 6/2, मतलब कितना आ गया 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आसानी से आप बता सकते हो कि कैसे x और y आएगा। सिंपल आपको ऑपरेशंस लगाने हैं और इजीली आप इन चीजों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा कि x और y का वैल्यू कैसे फाइंड किया है इस वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एक अच्छा क्वेश्चन बनता था, लेकिन अब यहाँ पे वो हटा दिया गया है इस बार के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बात करूँ कि यहाँ पे 13 जो क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू एक 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है। पहले आप फटाफट से ऑर्डर देख लिया कीजिए उसका, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें मैट्रिसेस का आसानी से आप उसका ऑर्डर देख लो। पहले ऑर्डर देखा 3/3 आया, प्रूव करना है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। काफी लंबा चौड़ा अपने को क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करके और 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब 0 के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, ये मैट्रिसेस है, इसको 0 कैसे बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए आप 0 मतलब हो गया 0 मैट्रिक्स, क्या हो गया 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए आपकी 3/3 की 0, 3/3 की जो है क्या आनी चाहिए एक 0 मैट्रिक्स आपको मिलनी चाहिए 3/3 की, यस और नो। तो आपको लास्ट में इसको जब पूरी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए एक 3/3 की मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जो कि क्या हो 0 0 से डिनोट करी हुई हो पूरी। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब पहले एक एक करके एलिमेंट को समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है a³ का मतलब क्या होता है a² इंटू ए, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए एक बार, इसको a² a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे a² a। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a का वैल्यू आपने लिखा 1 0 2 और यहाँ पे लिखा 0 2 1, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 0 2 1, और अगर आगे बात करूँ 2 0 3, तो इस वाली मैट्रिक्स को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 0 2 0 2 1। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 0 2 1 और 2 0 3, और ये दोनों ही 3/3 की मैट्रिक्स है। तो आपका जो आंसर आने वाला है, मैंने बताया था कि इसका m और इसका n लेना होता है आपको, लास्ट क्लास में भी बताया था। तो इसका 3/3 आएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा 3/3 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे कौन है a है, a को बाद में आप डिनोट कर लेना, a² पहले निकाल लीजिए। a² निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रो के साथ इसका कॉलम, इसकी रो के साथ इसका कॉलम, इसकी रो के साथ इसका कॉलम, तो क्या आ गया हमारा पहले 3 एलिमेंट आ गए 1 2 3, ऐसे करके हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका रो इसका कॉलम पहला एलिमेंट, इसका यही रो और ये कॉलम दूसरा एलिमेंट, यही रो ये वाला कॉलम तीसरा एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट के लिए देखिए पहली रो देन ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया ये वाला एलिमेंट आ गया। यहाँ पे देखिए यही रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट आ गया, यही रो ये वाला कॉलम ये वाला एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट करेंगे लास्ट वाली रो के साथ तीनों का ऑपरेशन, तो तीनों एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। तब हमारे पास क्या आ जाएगा a² आ जाएगा। जब हमारे पास a² हमें मिल जाए उसके बाद क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई कर देंगे, वापस से इसी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी हमारा क्या निकलेगा a³। अब बात कर लेता हूँ आगे बात कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, पूरा कैलकुलेशन है इसके अंदर, पूरा मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस आपकी करवा देगा, लेकिन ये आपको आसानी से 2 नंबर में आपको मिलने वाला है। इसके बाद बात करूं अगर मैं 6a² की, तो 6a² कैसे सॉल्व करेंगे इसका हिंट ले लीजिए। a² आपने a³ में निकाला था, क्योंकि a³ क्या है हमारा a² इंटू a ही तो है, यस और नो। तो यहाँ पे a² आपने निकाला ही था, वो a² अब सीधा सीधा एक स्केलर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू जो भी वैल्यू आए a² का उसके साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 7 के साथ a को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसी के साथ आपको a को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 7 0, ऐसे करके आप 7 पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 14, आगे देखिए 0 14 7 बन जा 7 7 2 जा 14 0 7 3 जा 21, ऐसे करके आपका पूरा का पूरा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आगे देखें 2i। अब i क्या होता है हमारा, i डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे के सारे डायगोनल क्या होते हैं उनके 1 1 होते हैं, क्या होते हैं
1 1 होते हैं, चेक कर लीजिए। एक बार बताया था मैंने आपको आइडेंटिटी और डायगोनल के बारे में कि डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ऑलमोस्ट हम सेम ही कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी में तो अपने डायगोनल पे 1 1 आता है और यहाँ पे आइडेंटिटी के अंदर तो डायगोनल पे 1 1 आता है, और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई भी दूसरे नंबर्स आते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट नंबर्स हो, लेकिन आते डायगोनल के ऊपर ही है, बस इतना सा स्लाइट डिफरेंस है उसके अंदर। बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे डायगोनल पे क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 0 0 0 2 0, और यहाँ बन गया अपना 0 0 2। बस सिंपली अपना क्या हो गया, डायगोनल चेंज हो गया, 1 1 से क्या बन गया, 2 2 बन गया। तो डायगोनल हमारा चेंज हो चुका है। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि 2i को कैसे रखना है, और सारी की सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आप बिल्कुल जीरो मैट्रिक्स ही मिलने वाली है तो फिर आप बोल देंगे कि हमने ये शो करा दिया, प्रूव कर दिया कि यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट है वो किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा आपको सबका, ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0, सारी रोज के अंदर सारे एलिमेंट्स कॉलम के अंदर क्या बन जाएंगे, आपके जीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एनसीईआरटी के वही क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन। अब बात करें, अगर a इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 एंड i इक्वल टू दिस, अगर आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है तो फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू k - 2i। अब इसमें भी आपको वैल्यूज रखनी है। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है, a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू a ही तो होता है। अब a इंटू a मतलब कौन हो गया, 3 - 2। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। 3 - 2 4 और -2, और यहाँ पे आया हमारे पास वापस से 3 - 2 4 और -2। ऐसे आपके पास हमने दो मैट्रिसेस दी हुई है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए, इसका रो इसका कॉलम, पहला एलिमेंट आ गया। देखिए 3 × 3 आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। 3 × 3 क्या हो गया, 9 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर अब क्या करेंगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 जा कितना होता है, -6, और यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा, +4 आ जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे इसके साथ, तो 4 3 जा कितना आ गया, 12, और -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -8 आ गया। अगर बात करें आगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, -8, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे चारों के चारों एलिमेंट, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, 2/2 ही आएगा। बहुत आराम से आप एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो ये वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, a स्क्वायर का आएगा। अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। 9 - 8 कितना हो गया हमारा, 1 आ गया, ठीक है। -6 + 4 कितना हो गया हमारा, -2 आ गया अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए -8 + 4 कितना हो गया, -4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 12 - 8 कितना हो गया हमारा, 4 आ गया। तो ये हमारा किसका वैल्यू आया, a स्क्वायर का वैल्यू। इस तरीके से हमें निकालना है। k हमें फाइंड करना है, तो k को यहीं रहने देंगे, a का वैल्यू k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे k को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 3k -2k 4k और -2k। इस तरीके से हमारी ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। 3k -2k 4k और -2k आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे 2i जो है, i वापस से यहाँ पे क्या है, सब 2/2 की मैट्रिक्स है, तो i भी क्या होगी, यहाँ पे डायगोनल पे केवल 2 ही 1 होंगे। तो यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स हम लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, ये वाले जो दोनों एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे, ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। तो सिंपली हम सारी वैल्यूज को रखेंगे तो k का वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, आसानी से k का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जब हम 2 को करेंगे तो यहाँ माइनस जो है उसको ले जाएंगे इस साइड में a स्क्वायर की तरफ, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को, ये वाली जो मैट्रिक्स है और 2i की जो मैट्रिक्स है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और a वाली मैट्रिक्स जो है हमारी, k का जो वैल्यू निकालना है हमें वो आसानी से हमारे पास आ जाएगा। आप आसानी से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को लगा सकते हैं और हर वैल्यू को फाइंड करके और k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसे कंपेयर करवा के। इक्वल मैट्रिसेस वाले कॉन्सेप्ट के साथ आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, k को इसके साथ कंपेयर करवा सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो प्लस का 2i हो गया, इधर आके प्लस ऑपरेशन लगाया और सामने यहाँ पे ka है, तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स हमें मिले उसको यहाँ पे ka के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करवा लेंगे। तो k का वैल्यू जो भी इनमें से कॉमन आएगा वो k का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे मल्टीप्लाई करना है मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, कैसे हमें एडिशन करना है वो सारी बातें। और हिंट क्या है इसके लिए कि a स्क्वायर निकालना है, k के लिए k का वैल्यू फाइंड करना है, और साथ में कौन है यहाँ पे
2y है तो वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना हमें कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम इंप्रूव करेंगे उस चीज में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 ट्रस्ट फंड, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, सेकंड बॉन्ड जो है वो दे रहा है हमें 7%। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें अच्छे से लेनी है दोस्तों। आपको इस बात को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे 30,000 का एक बॉन्ड है, उसको 2 चीजों में डिवाइड किया जा रहा है। एक को x मान लेते हैं, दूसरा क्या बन जाएगा, 30,000 माइनस x बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये काम हो गया। 5% इंटरेस्ट है तो 5/100, और यहाँ पे 7% इंटरेस्ट है तो 7/100। ये बात भी हमें समझ में आ गई। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो अपने को मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में इसको रखना पड़ेगा। चलिए इसको रखते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में जल्दी से। हमारा जो पहला ऑर्डर है वो है हमारा रो हम ले रहे हैं, ये x हो गया, ये 30,000 माइनस x हो गया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये हमारा रो बन गया। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, परसेंटेज के साथ करना है। 5/100 और 7/100, ये हमारा क्या बन गया, कॉलम बन गया। अब यहाँ पे देखो आप कि ये जो है ये दोनों एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट है। मैंने रो और कॉलम में क्यों लिया इसको, इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि x के साथ जो है पहला बॉन्ड है 5%, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट, तो सेकंड किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, और फर्स्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। तो केवल मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है मल्टीप्लाई करने का, कि x इंटू 5/100 और 30,000 माइनस x इंटू 7/100। तो आसानी से हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को मल्टीप्लाई किया क्या आया, 5x/100। 30,000 माइनस x को मल्टीप्लाई किया क्या आया, 30,000 माइनस x इंटू 7/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो 100 यहाँ पे एलसीएम आया तो क्या आया, 5x प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 2,10,000 माइनस 7x। यस और नो, सिंपली इसको सॉल्व कर लिया और ये क्या आएगा मेरा, एनुअल इंटरेस्ट आएगा। क्या आ जाएगा, एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। ये एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो क्या आया मेरे पास, यहाँ पे आ गया 2,10,000 माइनस 2x, ठीक है, माइनस का 2x आएगा और अपॉन क्या आ गया 100। तो ये जो पार्ट आया मेरा, यही मेरा क्या है, एनुअल इंटरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे 1800 के साथ इसको इक्वल रख दूंगा, क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है मुझे, फर्स्ट पार्ट में मिल रहा है 1800, तो हमें बॉन्ड का वैल्यू हमें मिल जाएगा, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2,10,000, ठीक है, माइनस 2x अपॉन क्या आया 100, इसके साथ हो गया है 1800 के साथ चला गया, तो यहाँ पे उसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2,10,000, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, 1,80,000, माइनस में हो गया इधर आके, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 2x के इक्वल आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी, 30,000, और ये इंटू 2 है तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 15,000 आ जाएगा मेरा x का वैल्यू। तो इस बॉन्ड के लिए कितने होंगे, एक 15,000 होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 15,000 ही बन जाएगा। तो दोनों अपने क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, कि जो स्टार्टिंग में उसने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, जो ट्रस्ट फंड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द 2 डिफरेंट टाइप, तो 15-15 हजार रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, तब जाके हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 1800 का इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट के इक्वल, एनुअल इंटरेस्ट के इक्वल मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे वैल्यू को रख दिया। यस और नो, 15,000 हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो इसका 2,000 वाला, 2,000 में इसको 2,000 के इक्वल रख देंगे तो फिर क्या वैल्यू आएगी हमारी, उठा के इसको रख देंगे 2,10,000, ठीक है, माइनस 2x अपॉन 100, किसके इक्वल हो गया, 2,000 के इक्वल हो गया, सॉरी हाँ 2,000 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे 100 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,10,000 किसके इक्वल हो गया मेरा, माइनस 2x इक्वल टू क्या आ गया, 2 लाख आ गया। यस और नो, यस और नो, तो यहाँ पे ये 2 लाख आ गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 2,10,000 में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे, और ये हो गया आपके सामने सॉल्व। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 5,000 आ गया। अगर x 5,000 आ गया दोस्तों, तो ये x 5,000 आ गया, तो 30,000 माइनस 5 कितना हो जाएगा मेरा, 30,000 माइनस 5 हो गया मेरा यहाँ पे 25,000। तो ये दोनों इस तरीके से इन्वेस्ट किए गए हैं। एक बार एक बॉन्ड में तो 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और एक बॉन्ड में 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, तभी जाके हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्लास के अंदर, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है मैट्रिसेस के चैप्टर नंबर 3 के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप जाके जो भी पुरानी क्लासेज हैं, जो भी तीनों क्लासेज हुई है मैट्रिसेस की, उन तीनों क्लासेज को अच्छे से एक बार देख लें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए और फिर आप जल्दी से आंसर कर पाए मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और यहाँ पे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में जो क्लास 12th की एग्जाम्स देने वाले हैं, जिससे कि उनका कुछ फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं।